अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई थारा राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, जिला सांगड़ का रांगड़ इस वक्त मौजूद हैं वाल्टन कैंप बाबे पाकिस्तान शोधा गाजी बानियान पाकिस्तान यादगार कमेटी की तरफ था। क़याम पाकिस्तान के दौरान जो 30 लाख शहीद हुए, आज 23 मार्च का दिन है। आज ही के दिन पाकिस्तान बनाने के लिए लाहौर शहर में जहाँ मीनार पाकिस्तान है, यहाँ पर करारदाद मंजूर हुई। 7 साल के बाद पाकिस्तान बना और पाकिस्तान जो बना रमज़ान के महीने में बना। पाकिस्तान बनने की वजह से 30 लाख से ज़्यादा शहादतें हुई। पाकिस्तान बनने की वजह से यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा ट्रेनें लाशों की आई, कई सौ जख्मियों की आई और कई सौ बैलगाड़ियाँ ट्रेनें यहाँ पर कई लाखों अफराद के काफिले, ये दूर दूर तक कैंप था। अफसोस की बात, दुख की बात, 30 लाख शहीद वो जिनको न कब्रें मिली, नदी नाले कुएं में बह गए, लेकिन वो शहीद जो 100 से ज़्यादा ट्रेनें इज्तिमाई कब्रिस्तान नहीं बनाया, कब्रें मुस्मार कर दी गई हैं। ये सामने नज़र आ रहा है क्योंकि हम सोए हुए हैं। पंजाबी, मेवाती, हरियाणवी, उर्दू, गोजरी, जितनी भी ज़ुबान, जितनी भी बिरादरी के, ये हमारे और आपके शहीद हैं। तो हमारे शहीदों की हमने कदर नहीं की, इस वजह से तो ये बुरा हाल है। तो ये एक छोटी सी तकरीब रखी है दुआ की। इससे पहले 2021 में रखी थी कि 30 लाख शहीद और बच के आए गाजी, उनकी याद में यादगार बनाई जाए। तो इस पे तमाम बातें होंगी। ये आप देख रहे हो, फूल नज़र आ रहे हैं, ये फूल नज़र आ रहे हैं, चिराग जलाए जाएंगे, पाकिस्तान के झंडे नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल सामने जो आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये बहुत बड़ा इज्तिमाई कब्रिस्तान है। तो ये तमाम भाई आए हैं, सबको ये समझ ले इस दौर के वली हैं जो आए इस जगह पे, क्योंकि ये सियासी तो प्रोग्राम है नहीं, ये शहीद और गाजियों की याद में है। राव साहब, आपका नाम भाई? मोहम्मद इरफान तूर। कहाँ से आए हो? लाहौर वार्डन कैंट। अच्छा अच्छा। आप जनाब? सैयद अकबर शाह मेवाती। ये अल सादात चेयरमैन, अल सादात मेवात में जो सैयद थे उनके चेयरमैन है पूरे पाकिस्तान से। अली अकबर शाह मेवाती कराची से आए और शोधा गाजी बानियान पाकिस्तान यादगार कमेटी जो है इसके सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं। मोहतरम जनाब राणा अशरफ टीपू साहब, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर शख्सियत है, ये सीनियर नायब सदर हैं शोधा गाजी बानियान पाकिस्तान कमेटी के। तो आप माशाल्लाह कुछ कहना चाहें भाई? राणा टीपू है जी मेरा नाम, चेयरमैन राजपुर जुर्मट पाकिस्तान। हमने पिछले साल भी ये प्रोग्राम यहाँ किया था अपना वाल्टन पे, ये जो हमारी यादगार बनाई हुई है उसमें। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें जब पता चला कि यहाँ पीछे बहुत इलाका जो सा है, यहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग जो आए थे 1947 में, ट्रेनें लाशों से भर के आई थी। ये पीछे जहाँ उन्हें इज्तिमाई कब्रों के उसमें वो किया था और यहीं कैंप लगा था, यहीं ठहराया गया था। और उस कैंप में भी जुल्म यह किया गया था, मारा गया था हमें। तो लिहाजा हम जो सा है आज उनकी याद में, और आज 23 मार्च भी है और 1940 में करारदाद मंजूर भी हुई थी पाकिस्तान की, और आज हम इसमें इस हवाले से ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारे भाई इकट्ठे हुए हैं और आइंदा भी जो सा इंशाल्लाह हम ये जो सा ये प्रोग्राम करेंगे। सही सही। ये अलामा तुफैल रजा साहब, चेयरमैन वारसाने पाकिस्तान और चेयरमैन शोधा गाजी बानियान पाकिस्तान यादगार कमेटी, आपके और हमारे बुजुर्ग हैं। और ये जनाब मोहतरम जनाब राव मोहम्मद अकबर खां, चेयरमैन तोहफ़ुज़ पाकिस्तान। और ये डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो है माशाल्लाह, उनकी पूरी जो तहरीक है वो उसके रूह रवा है ये। और ये आए हैं भाई, आप अपना भाई नाम? राणा नवीद अहमद तमर राजपूत, आप फूल नगर भाई। माशाल्लाह। ये राव दिलदार फारूकी शोधा गाजी बानियान पाकिस्तान यादगार कमेटी के मरकजी सदर हैं। और ये हमारे प्यारे भतीजे, मैं वो धरती को देव मारो थारो बाबो एक दादो एक, तो मैं अक्सर बात करूँ कोई भी बिरादरी हो, कोई भी जुबान हो, मैं सबका मोहब्बत करूँ। तो मोहतरम जनाब राणा राव मोहम्मद यूनुस DSP साहब के प्यारे बेटे राव दानिश, जो कराची से आए हैं। और जी
अब्दुल रज़ाक, ये हमारे जट साहब हैं, मोहम्मद रमज़ान जट साहब साफ़ी हैं और बड़े मशहूर हमारे प्यारे साफ़ी जो हैं, ये दोस्त हैं। बानियान पाकिस्तान फोरम जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भाई से रब्ता रहता है, तो सहाफ़त से ताल्लुक़ है। हमने दरख्वास्त बार बार की कि इस पर जो आप कोशिश करो, इसकी भाई की कोशिशों से हमारी सब की इसी मकाम पे हफ्ते के दिन 11 फरवरी को शहबाज शरीफ साहब आए थे, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला साहब आए। अभी 40 अरब रुपए उसने मंजूर किए कि यहाँ पर दोबारा काम किया जाए। 5 तख्तियाँ पहले लगी थी, 6ठी तख्ती अभी फिर लगी है। अगर हम जागते रहे तो ये यादगार बनेगी, अगर आप सो गए तो ये यादगार नहीं बनेगी। यादगार बनेगी, इसमें पाकिस्तान की आवाम की और हमारी सब की बका है। शहीद और वली जिंदा होते हैं तो उन शहीदों की हम कदर करेंगे तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। तो भाइयों कोई बात, हाँ जी, छोड़ दिया आपने। हाँ मैं भूल गया था। ये हमारे मोहतरम जनाब राणा राव अतीकुर रहमान साहब, ये बाबे पाकिस्तान जो फाउंडेशन है इसके मातहत है ये सारा सिस्टम, और हमारा आपका प्यार मोहब्बत का एक फैमिली घर की तरह रिश्ता है। तो हम जब इधर आए, हमने दरख्वास्त दी तो हमें बाकायदा राव साहब की मोहब्बत से ये हमें ऑर्डर भी मिल गया और ये इनकी मेहरबानी से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो राव साहब माशाल्लाह बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फाउंडेशन अपने जो असल मकासद है उसके साथ पाया तकमील को पहुँचे। इसमें आप लोगों की स्ट्रगल भी शामिल है, दुआएं भी शामिल है, शहीदों का जो खून यहाँ बहा है उसकी कुर्बानियों की तुफैल की इंशाल्लाह बनेगी। सिर्फ और सिर्फ इस सियासत की नज़र हुआ प्रोजेक्ट है। अब ये लोअर सेंट्रल बिजनेस पार्क को दे दिया गया है प्रोजेक्ट, जो इस पे जो कमर्शियल जोन वगैरह बनेंगे, और ये जो इन्होंने वादा किया है कमेटी ने या नए इदारे ने, हम इसको बना के देंगे। इसका इन्होंने अब ये डेक पे काम शुरू करना है। उसके नीचे 4 सेक्शन बनने हैं, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, म्यूजियम और आर्ट गैलरी। उसमें तमाम जो तहरीक पाकिस्तान के मुताल्लिक जितना भी लिटरेचर की शक्ल में हो वो हमने प्रिजर्व करना है अगली नस्लों के लिए, ताकि उन आने वाली नस्लों को पता चले कि ये मुल्क किस तरह हासिल किया गया था और इसके लिए क्या क्या कुर्बानी दी गई थी। नई नस्ल को कुछ अंदाजा नहीं है, उनको बनाया मुल्क मिल गया है और वो उसकी कदर नहीं करते। ये तो उनको बताया भी नहीं गया, ना ही पढ़ते हैं। पढ़ने का मुताला तो आपको पता ही है क्या शौक रह गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये चीज़ पूरी कंप्लीट होगी तो नई नस्ल को उससे आगाही होगी, वो इसको समझेंगे कि मुल्क की कदर करेंगे। ये हमारा एम है, ये हमारा मकसद है और जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। जी 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 राव साहब, इस तरह है, पाकिस्तान एक टुकड़ा तो हमने अंग्रेज से, हिंदुओं से ले लिया 14 अगस्त 1947। हमारा मकसद था इसकी रूह इसमें डाली जाए। अब ये बच्चे हैं नज़दीक यहाँ फिर 8-10 साल से, उनसे पूछो पाकिस्तान का मतलब था, फौरन क्या लाए भाई मेरे। पाकिस्तान का जो कानून है, अंग्रेज का कानून जो 150 साल पहले लंदन से मंजूर हुआ, इसका निज़ाम है हुकूमत अंग्रेज का। जब तक हम इसकी रूह इसमें नहीं डालेंगे, एक वजूद से रूह निकल जाए तो वो वजूद ताफुन छोड़ देता। मैं हूँ, मैं मर जाता हूँ तो 24 घंटे के अंदर मेरी इतना ताफुन होगा, मोहल्ले में जीना दोबर हो जाएगा। मैं इंतहाई बीमार हो जाऊँ और बिस्तर से लग जाऊँ, मुझे बेड सोर तो हो जाएगा, मेरा जिस्म ताफुन से फटेगा नहीं। मेरा जिस्म ताफुन से क्यों फट रहा है? रूह निकल गई। इस वक्त पाकिस्तान मुल्क ताफुन का शिकार है क्योंकि इसमें इसकी रूह नहीं डली। इसकी रूह क्या है? कुरान शरीफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी पार्टी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का बुनियादी मकसद यही है कि हमारा दस्तूर, दायमी दस्तूर हमारा कुरान शरीफ है, आइन हमारा कुरान शरीफ है। तो मेरा है जितने भी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फोरम पर इंफरादी तौर पर, इलाकाई तौर पर जो दर्द दिल रखते हैं, दर्द पाकिस्तान रखते हैं, मेरी खुदारा उनसे इल्तिजा है वो आएँ और एक तस्वीर में होकर ताकत बन जाए। अपना कर्नल साहब आए, इनकी भी एक पार्टी है और रजिस्टर्ड पार्टी है। मेरा ये है कि मैं भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी, उसका मरकजी चेयरमैन मेरा ये है। यहाँ पे जितने भी अक्सर हैं मुख्तलिफ फोरम के, वो चेयरमैन कर रहे हैं और ये इंफरादी तौर पर, इलाकाई तौर पर वर्क कर रहे हैं। आए
ये नदी नाले इकट्ठे करके हम बड़ा दरिया बन जाए ताकि ये करप्ट माफिया को बहा के बहुत अच्छी जी 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 इनकी मौजूदगी में दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की रूह जो सी है वो कुरान शरीफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम अंग्रेज के कानून को जब तक कुरान के कानून से बदलेंगे नहीं, उस वक्त तक पाकिस्तान की में ना करप्शन खत्म होगी ना इनकलाब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आए हम सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं और करप्ट माफिया के अगेंस्ट रहमानी कुव्वतें इकट्ठी हों, शैतानी कुव्वतों को बहा के ले जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खैर हमजा साहब, अच्छा अच्छा ये कज़न माशा और जी जी जी। ये मोहतरम जनाब राव खालिद अजमत साहिब तमाम ही अहम शख्सियात हैं। उनका ताल्लुक़ किसी शोबे से हो, किसी ज़ुबान से हो, किसी बिरादरी से हो। हमारा और आपका यहाँ आने का मकसद ये है कि 100 से ज़्यादा लाशों की ट्रेनें सन 47 में जब पाकिस्तान बना, ये वाल्टन स्टेशन पे यहाँ आई। जब दिल्ली से ट्रेन चलती थी हरियाणा और पंजाब से आती हुई, तो ये भी पंजाब था। यहाँ कई सौ जख्मियों की ट्रेनें, फिर हज़े की बीमारी, कई हज़ारों शहीदों का कब्रिस्तान है, लेकिन इसको मुस्मार कर दिया गया। आज तक 76 साल हो गए, ये यादगार नहीं बनी है। जो दीन इस्लाम कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना, और जहाँ पाकिस्तान बना ये भी हिंदुस्तान था, और जहाँ से हिजरत करके आए वो भी हिंदुस्तान था। यहाँ पर पंजाब सूबे के 5 डिवीजन थे, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, जलंधर, अम्बाला। जलंधर, अम्बाला और पटियाला से हिजरत करके जो मुसलमान आया, उसकी मादरी जुबान पंजाबी, हरियाणवी, मेवाती या उर्दू। वो मशरकी पंजाब से मगरबी पंजाब आया, वो मशरकी पंजाब से मगरबी पंजाब आके सिंध गया, वो पूरे पाकिस्तान में। कुछ लोग हैं कहते हैं ये हिंदुस्तानी महाजर, ये भारतीय महाजर। भाई आपके बड़े क्या अफ्रीका में रहते थे? जहाँ पाकिस्तान बना ये भी तो हिंदुस्तान था, ये कोई अफ्रीका तो नहीं था। ये 30 लाख शहादतें हुई, ये आज तक इनकी यादगार नहीं बनी। करोड़ों एकड़ जमीनें छोड़ के आए, अदले के बदले आए, तबादले के तहत आए, मायदे के तहत आए। यहाँ सिख था, यहाँ हिंदू था, वो चला गया। हमारे उनको गांव मिले, देहात मिले, शहर मिले, जागीरें मिली, हम इधर आए। कुछ ताकतवर मकामियों ने कब्जे किए। आप सर्वे कराओ, लेकिन फिर भी ताने दे दे के सिंध में, पंजाब में ये तो खाना बदोश आए थे, ये नंगे भूखे आए थे, हमने इनको पनाह दी थी, ये हिंदुस्तानी है। एक तमाशा है, कुछ लोग बात करते हैं, ये इसलिए तमाशा है कि 76 साल हो गए, ये यादगार नहीं बनी। मेरी आपकी दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई, भरे भराए घर, एक गांव में 200 भैंसे, एक घर में 200 भैंस, 400 भैंस, खुशहाल लोग थे, खाना बदोश नहीं थे। इस कैंप में ठहरे, भूखे नंगे हो गए पाकिस्तान बनाने की वजह से। यहाँ से ही फिर पूरे पाकिस्तान में गए। ये यहाँ से लेके वहाँ तक शहीदों की इज्तिमाई कब्रें आज तक नहीं बनाई। पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी, इदारे, भाई आप अपने बड़ों से मोहब्बत तो करो, उनकी याद में यादगार तो बने। हम तो गरीब से लोग हैं जो मैम चला रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। आज आप जितने भी आए हो, मेरी समझ में इस दौर के वली हो आप, क्योंकि ये छोटा सा एक प्रोग्राम दुआ का, ऐसे प्रोग्रामों में हर कोई आता नहीं है। अल्लाह ने आप लोगों के दिलों में ये मोहब्बत डाली, अल्लाह अजर देगा। ये जो है शहबाज शरीफ साहब ने इसी जगह हफ्ते के दिन 11 फरवरी को वजीर आला मोहसिन नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने फिर इफ्तिताह किया। सामने तख्ती लगी हुई है, 2018 21 जनवरी को इफ्तिताह किया। इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट बन गई पीटीआई की। उन्होंने इस दौर में कुछ बनाना था, प्राइवेट कंपनियों को ये शहीदों के प्लाट फरोख्त कर दिए। बजाय बनाने के ये शहीदों के प्लाट, ये यादगार, उसको फरोख्त कर दिया। मैं किसी सियासी चक्कर में नहीं जाऊंगा। पीटीआई के दौर में इधर काम होता, हम उनका भी इधर नाम लगाते। ये हमने शहबाज शरीफ साहब, राणा इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, यासिन सोल साहब, जिसके बड़े जलंधर से आए, इनकी खिदमत है। इनका ताल्लुक किसी पार्टी से हो,
वो अलग बात है कि इन्होंने अपने दौर में यहाँ तख्ती पे तख्ती लगाई, काम नहीं किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपके और हमारे शहीद हैं, आप जागोगे तो ये यादगार बनेगी। यहाँ एक म्यूजियम, ऑडिटोरियम, एकेडमी, लाइब्रेरी, तमाम शहादतों का रिकॉर्ड, अंबाला डिवीजन के तमाम जिले, गांव, देहात, शहरों का रिकॉर्ड, जलंधर डिवीजन के इलाकों का रिकॉर्ड, पटियाला का रिकॉर्ड, उसकी जुबान बिरादरी कोई भी हो, इधर तख्तियां लगाई जाए ताकि हमें कोई नंगा भूखा मेरे बच्चों को नहीं बोले कल को। हम तबाह बर्बाद हुए इस मुल्क के लिए, हमें ताने सुनने पड़ते हैं, वो हमें पता है। शहीदों की यादगार बनाई जाए, जमीनों का रिकॉर्ड रखा जाए ताकि ये एक मुल्क जो है ना नजर आए कि वाकई जिन्होंने शहादतें दी और ये मुल्क की मोहब्बत करते हैं। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं वो मुल्क बनाने वालों की कदर करते हैं। शोधा पुलिस मनाई जाती है, शोधा हमारे आर्मी के उनका दिन मनाया जाता है, सियासी पार्टियों के शहीद उनके दिन। क्या जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनका कोई दिन नहीं होना चाहिए? आप चेयरमैन हो, कर्नल साहब, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी, सरमाया दिया, आप बात करोगे, आपकी बात सुनी जाएगी, शायद हमारी ना सुनी जाए। राव साहब आप भी हो, राव साहब आप भी हो, जितने भी हो, आप अपने अपनी कोशिश करो। हम कुछ भी नहीं है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ना हम लीडर है, ना बनना चाहते, ना हमें कोई बनने देगा। आपके पीछे हम हैं, आपके पीछे हम हैं। आप सब जितने भी हो तय कर लो, एक कमेटी बना लो, ये कमेटी बना लो, आपकी निगरानी में इधर ये कमेटी जो है ना काम करे। ऐसा नहीं हो इधर प्लाजे खड़े कर दिए जाए और पूरी दुनिया का म्यूजियम खाना रख दिया जाए इधर। ये आपको जागना है। हमारे जो इलाके थे उन इलाकों के जमीन का रिकॉर्ड, शिमला के अंदर सर्दियों में जो है ना पंजाब डिवीजन का पूरा सिस्टम चलता था, गर्मियों में क्योंकि वो ठंडा इलाका था, सर्दियों में लाहौर। आज भी फरीदकोट में, लाहौर में जमीन का रिकॉर्ड है, वो इधर रखा जाए। तो कर्नल साहब आप कुछ कहना चाहें? बस मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे बहुत खुशी हुई है और आपकी गुफ्तगू सुन के यकीन करें मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ। आपका जज्बा नजर आया, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था हम किस लिए आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं। लेकिन अभी जब मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, जो आगे बैठने के बाद जो मैंने सारा कुछ देखा, इसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा जज्बा है। तो आप जैसे मुजाहिद जो है ना वही इस पाकिस्तान को चाहिए। तो मैं मुख्तसर तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान 75 साल से नीचे गया, ऊपर नहीं आया। उसका एक ही मसला है, जब तक हम पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं लेकर आएंगे, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो ये। और दूसरा इससे बड़ी बात है, जब कानून आएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि MNA का इलेक्शन 15 लाख में होना चाहिए। तो जब तक इलेक्शन सस्ते तरीन नहीं होंगे, मिडिल क्लास आगे नहीं आएगी, रिस्क हलाल वाले लोग आगे नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान कभी ठीक नहीं। जो पैसा लगा के इलेक्शन लड़ते हैं वो पैसा कमाते हैं, सो हराम का लगाते हैं, हराम बेबहा कमाते हैं। और इसी तरह पुलिस स्टेशन की जब तक हम कल्चर को सही नहीं करेंगे, लोगों को इज्जत नहीं मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर कोई काम सही नहीं होगा। मोर देन 80% आपकी वो क्लास है जो बहुत ही खस्ता हाल में, लेकिन इक़्तिदार आपके उन 2-3 हज़ार लोगों के पास है, या 10,000 कर लें, 20,000 कर लें, लाख कर लें, वो लोग इस मुल्क को लूट भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। तो जिहाद आपका इधर इस आने का या मकसद कोई होना चाहिए। और मकसद जो है ना आपका मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू। तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास को आगे लेके जाना। मिडिल क्लास कब आगे आएगी? जब इलेक्शन फेयर होंगे। फेयर कब होंगे? जब सस्ते तरीन इलेक्शन होंगे। आखिर में पूरी दुनिया में जो इलेक्शन होते हैं ना वो सस्ते होते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, वहाँ जो वोट नहीं डालता उसको जुर्माना पड़ता है। यहाँ आपने सीटें खरीदते हैं, आप वोट लेने के लिए पैसे देते हैं। इस कल्चर को ख़त्म करना है। इसी जज्बे के साथ मैं आगे आया हूँ। मैं गाँव का रहने वाला हूँ। इसी जज्बे के साथ मैंने पार्टी बनाई जो आज लाखों की तादाद में उसने ज्वाइन करके, हमारी पार्टी फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, 1.5 साल हुआ उसको रजिस्टर कराए। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह, मैं अभी दौरे करके आया हूँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में हमें ज्वाइन करें। मैं मुझे कोई सियासत का शौक़ नहीं है, बाखुदा ना मुझे इसका, लेकिन अगर कोई नहीं खड़ा हुआ तो मैं खड़ा हूँ। अभी हम आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2 दिन पहले गया हुआ था बुर्री शाह करीम, जिस दिन टंडो मोहम्मद खान का एक तस्वीर। तो वहाँ पे इन लोगों ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा जी पैसे नहीं हैं हमारे। मैं कहा आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए? मैं कहा आपको एक स्पीकर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए और कोई मोटरसाइकिल नहीं लाने, झंडे चाहिए, वो आपको आ जाएंगे। ये सारे खर्चे हम आपको पहुँचा देंगे। सिंध का प्रेसिडेंट
اس کے علاوہ کوئی کرسی کچھ نہیں لگانے کی، ٹائم کی پابندی کرنی. ہم سارے گئے اس ٹائم پہ. اگر یقین کریں چوک میں ہم نے جو تقریریں کی، جب بات چیت کی، پورا وہ علاقہ اس وقت ہمارے طرف رابطے میں. تو ہم نے اخراجات سے لوگوں کے دل نہیں جیتنے. ادھر میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی بات سے 100% میں متفق ہوں کہ ہم اگر خرچے کرنا شروع کر دیں گے تو پھر امیر لوگوں کی قبضہ ہوگا، غریب کا قبضہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جماعت آپ کو غربت بھی ختم کر کے دے گی. ہماری جماعت آپ کو، عورتوں کو، یوتھ کو، سب کو انشاءاللہ باعزت کرے گی. بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. محترم جناب راؤ خالد عظمت صاحب، آپ اس حوالے سے بھائی کچھ کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں انتہائی دکھ سے کہوں گا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر میں تھی. پاکستان کا شروع دن سے المیہ یہ رہا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کو پہلے دن ہی بھلا دیا گیا، اور پاکستان بجائے کہ فلاحی مملکت بنتا یہ ایک ادارہ جاتی ملک بن گیا. ادارہ جاتی طبقے یہاں پہ حکمران ہو گئے اور آج تک وہی ہیں. اور جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر ظلم روا ہوتا ہے. اسی ظلم و ستم کی وجہ سے یہ چیزیں نظر انداز ہوئیں، وہ قربانی نظر انداز ہوئی، کیونکہ جو لوگ سسٹم میں آئے تھے ان کا مقصد کچھ اور تھا، ان کا مطمع نظر اور تھا. وہ ہمارے بزرگوں کی طرح جانے کٹوا کر، لٹوا کر، شہید کروا کر نہیں آئے تھے. وہ آلریڈی سیٹل لوگ تھے، سسٹم کے اندر تھے. پہلے انگریز کے پے رول پہ تھے، اب اس سسٹم میں آ گئے. پہلے وہاں سے تنخواہیں لیتے تھے، اب یہاں سے تنخواہیں لیتے ہیں. لیکن ان کا پیش نظر صرف اپنی ذات اور اپنا سسٹم ہے. اس ملک کی عوام آج بھی ان کا ٹارگٹ نہیں ہے، ان کا مقصد آج بھی اپنی ذات اور اپنا نظام ہے. تو جب تک ہم اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، اس کے لیے ہمیں کرنٹ ویلیو میں ہمیں اپنے آپ کو تعلیم سے راستہ کرنا پڑے گا، شعور سے راستہ کرنا پڑے گا، اپنی معیشت کو بہتر کرنا پڑے گا، اپنا سسٹم اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. چیز آپ کی ہو، چیز کسی اور کے پاس ہو، آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ اس کا سمپل سا ہر فارمولہ ہے، اپنا حق چھین لیں آپ. اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. موت کا دن معین ہے، اس سے ڈر اور خوف نکال دیں. آپ اپنے حق سچ کی بات کریں، کسی ڈر خوف کو دل سے نکال دیں. جس دن آپ نے حق سچ کی بات کر دی، حق پہ کھڑے ہو گئے، تو دنیا آپ کے آگے جھک جائے گی. یہ دنیا قانون، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ہم نے آج بھی آنکھ نہ کھول لی، آپ یقین کریں آج سے پھر 75 سال بعد کچھ اور لوگ کھڑے یہاں پہ ایسی باتیں کر رہے ہوں گے، یار اتنے سال ہو گئے، 150 سال ہو گئے، ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، ہم سنا کرتے تھے. یہ جگہ تھی چھوٹی سی پڑی ہے، یہاں تو پلازے بن گئے، گورنمنٹ نے بیچ بوجھ کر کھا گئے، لوگ کھا گئے. جو لوگ قربان ہوئے تھے اس مقصد کے لیے، ان کے بھی تو کچھ خواب تھے نا، جنہوں نے جانیں قربان کی تھی. وہ اوپر بیٹھے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہماری نسل نے کیا کیا. ہم اسی لیے، جیسے علامہ صاحب کھڑے ہوئے، اس کے پیش نظر ہم نے ایک پارٹی بنائی تھی وارثان پاکستان. اس کا مقصد یہی تھا، مقصد یہی ہے کہ اس سسٹم کو جس کا مقصد میں قربانی دی گئی تھی اس مقصد کو حاصل کیا جائے. لیکن المیہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی ذات کے، اپنی نفس میں گم ہو گئے اور ہم نے دوسری طرف دیکھنا چھوڑ دیا. نتیجہ آج ہم تباہی بربادی کے اس گڑھے میں گرے ہوئے کہ نکلنے کا چانس نہیں ہے. نکلا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم یونٹی بنا لیں، ایک سوچ بنا لیں، ایک امیر بنا لیں اور ہم کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کر لیں اور قرآن پاک کو اپنا رہنما کر لیں، آپ یقین کریں کہ یہ منزل ہم پا سکتے ہیں. جزاک اللہ. محترم جناب جاوید وارثی صاحب، ہریانوی زبان کے دانشور ادیب، بڑی خوشی ہوئی آئے اور دعا مانگنے کے لیے گئے تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میرا بھی دل بھر کے آیا. یہ صرف ایک پروگرام نہیں ہے، یہ ان شہیدوں کی یاد میں حقیقی طور پہ ایک دعائیہ پروگرام ہے بغیر کسی دکھاوے کے. تو کئی بزرگوں کی یہاں پر قبریں ہیں لیکن مسمار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم آپ اپنے شہیدوں کی قبروں پہ آگے دعا تو مانگیں. آپ آؤ گے اللہ خوش ہوئے گا. اللہ ہم سے اس لیے ناراض ہے کہ ہم نے ان شہیدوں کو بھلا دیا ہے. تو راؤ صاحب اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سارے ساتھی. قیام پاکستان میں ہمارے پرکھوں کا کتنا حصہ ہے، اس واسطے میں نے ایک ہریانوی کی ایک نظم ہجرت کی داستان لکھی تھی. آج موقع ہے، پہلے تو میں بے حد مشکور ہوں علامہ طفیل صاحب جنہوں نے میرے سے دعوت دی. بتایا پچھلے سال بھی ہوا ہوگا پروگرام، لیکن میرے سے اطلاع نہیں تھی. پہلے تو میرا خوشی ہوئی، پھر میں نے فاتحہ کہنے کا بھی موقع مل گیا. اور بڑے دکھ اور کرب کی بات ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پرکھ سب سے پہلے آئے
کوئی جمع مرے ہوئے تھے، کوئی کٹے تھے، کوئی آ کے ارا مرے تھے، تو یہاں آ کے اجتماعی قبریں ان کی بن گئی ہے ہمارے بیک سائڈ پہ جو نظر آ رہا ہے۔ تو ہجرت کے حوالے سے ہریانوی میں ایک نظم ہے کہ پاکستان سے جان سے پیارا یوں سے ہماری آنکھ کا تارا، پاکستان سے جان سے پیارا یوں سے ہماری آنکھ کا تارا، دھن دولت سب دور ڈانڈے وارے ہم نے اس پہ سارا، پرکھا ورگی دولت ہم نے اس پاچھے سب لٹوائی رہے، ہم پھر بھی کہو پنائی رہے، کون ہے جو ہم نے پنائی کمائے، اور دکھ ہم نے بھی پہنچے اتنے، کوفے میں تھے پہنچے جتنے، دیکھ لے دھرتی تیری خاطر چالے کتنے پہنچے کتنے، اور مر پید ہم نے دکھ سے اتنے جالے آنکھاں دیکھ نہ پائی رہے، ہم پھر بھی کہو پنائی رہے، اور دین کے کارن باجے آئے سکھ چھوڑے دکھ غلط ہے لائے، دین کے کارن باجے آئے سکھ چھوڑے دکھ غلط ہے لائے، نپھو باکر کھانو نیلا کٹ گئے مارے چاچے تائے، جد بھی سوچا لاشاں ان کی اکھاں سیامی آئی رہے، ہم پھر بھی کہو پنائی رہے، اور مر گیا باپو پائی امڑی، رل گیا باپو پائی امڑی، اد مری گھبرائی امڑی، مردہ بھائی اوٹھے چھوڑیا موڈے پہ بس ٹھائی امڑی، اور بان بوار بیٹی راہ میں جیندی کئی دفنائی رہے، ہم پھر بھی کہو پنائی رہے، اور کرپانا سے باڈے مانس گاڈے میں جد لادے مانس، بگڑ کا کتا روندا آیا دیکھ کے بگڑ کے ادے مانس، اور برچھی بالے جالے ہم نے آندھا بھی کڑوائی رہے، ہم پھر بھی کہو پنائی رہے، اور قد کچھ سارا تھا بڑھیا میں اپنے دیش کی پھر بھی چاہ میں، پاکستان کی تسبیح پڑھ دی حوصلہ دیندی مرلی راہ میں، ارے ہم نے سچ میں بندہ دیکھا تھاری سنی سنائی رہے، ہم پھر بھی کہو پنائی رہے۔ سلام بھائی۔ وعلیکم السلام محترم جناب، میں ختم کرتا ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسول النبی الکریم۔ دوست اور بزرگوں، سچی بات یہ ہے زید وارچی کی سوچے میرے آنکھوں میں دل دکھ سے بڑھا، میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں جب امریکہ کی گندم جو ہے وہ قطاروں میں لی جاتی، آج تک وہ حالات نہیں بدلی، آج 10 کلو کے آٹے پہ لوگ مر رہے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، میرا تو بس آپ مختصر یہ بھائی نے بہت میری نمائندگی کر دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس پاکستان کو بانیان پاکستان کے دور کی طرف نہیں لوٹائیں گے، قائد اعظم محمد علی جناح قومی اسمبلی کے لیے کرسیاں منگوائی جاتی ہیں، ان میں ایک کرسی بنوانے والا زیادہ لے آتا ہے، قائد اعظم پوچھتے ہیں یہ کرسی کس کے لیے ہے، تو جواب ملتا ہے کہ یہ فاطمہ جناح بھی یہاں کبھی کبھی آ کر بیٹھ جاتی ہیں کہ نہیں، فاطمہ جناح اپنے اکاؤنٹ سے اس کے رقم ادا کرے، ملک کا خزانہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح زیارت ہسپتال میں ہے، کرنل صاحب ان کے لیے کہ موضع لے کر آئے ہیں، موضع اسے پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، بھائی کتنے کا ہے کہ حضرت آپ لے لیں، بس مجھے قیمت بتائی جائے، تو بتاتے ہیں جی 2 روپے کا ہے، کہنے لگے غریب ملک کا گورنر جنرل اتنا مہنگا موضع نہیں استعمال کر سکتا، اور اس کو واپس کر دیا۔ وہ قائد اعظم ٹریول کر رہے ہیں گاڑی میں، فاٹک بند ہے، اے سی جی جا کر اس کو ڈرائیور کہتا ہے کہ فاٹک کھول دیں، قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان انہوں نے وقت پہ پہنچنا ہے، وہ فاٹک کھولتا ہے، قائد اعظم اس کو بلاتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں کہ اگر گورنر جنرل ہی قانون کا احترام نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا، فاٹک بند کرو، میں اب انتظار کرتا ہوں۔ وہ خان لیاقت علی خان جن کے دسترخوان پہ لندن پہ 500 لوگ کھانا کھاتے تھے، 500 لوگ جن کی جائیداد یو پی میں اور پنجاب میں تھی، وہ شخص جب اس کی بہن کہتی ہے کہ اپنے جوان بچوں کے لیے ایک کوٹھی اور چند مرلے تو آپ لے دیں، تو وہ کہتے ہیں کیا جتنے مہاجر آئے ہیں ان کو کوٹھیاں اور ان کو مکان مل گئے، ان کو زمینیں مل گئی ہیں، اگر جب تک وہ ان کو سب کچھ نہیں مل جاتا میں اپنے بچوں کو نہیں لے کے دیتا۔ وہ خان لیاقت علی خان، میں مختصر کر رہا ہوں، ان کی بیگم کو
और राना लियाकत अली खान को वो बनाकर सफ़ीर बनाकर ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। वहाँ की मलका उनको कहती है कि भाई आप सुना है बड़ी अच्छी शतरंज खेलती हैं, आए मेरे साथ एक बाजी लगाएं, अगर आपने मुझे हरा दिया तो ये खूबसूरत महल जो है मैं आपके नाम कर दूंगी। रात को बाजी लगती है, मलका हार जाती है, सुबह वो अपने कारिंदे भेजकर बुलाती है कि आइए हम आपके नाम को ये महल कराते हैं। तो वो जवाब देती हैं कि मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मुलाजिम हूँ, ये जायदाद उसको जाएगी, ये महल उसको जाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम वाक़तन बहुत अजीम है, उस तक हमें पहुंचना चाहिए, लेकिन इन हालात में हम शायद उस तक ना पहुंच सकें, लेकिन कायद आज़म और लियाकत अली खान तक तो पहुंच जाए। पहले वो माशरा तो उस्तवार कर लें, लौट जाइए दुबई। नए पाकिस्तान की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें वही पुराना पाकिस्तान जिसमें असम्बली का मेंबर चंद सैकड़ों लोग, चंद 100 खर्च करके असम्बली का मेंबर बन जाता था, जिसमें MPA जो है वो चंद 100 रुपए से सिर्फ इश्तिहारबाजी से जो है वो MPA बन जाता था। और दोस्तों और बुजुर्गों, और कानून का एहतराम, मैंने ये मुख्तसर अजानें हो रही हैं सुना दिया है, जब तक इस मुल्क में कानून का एहतराम नहीं आता और जब तक लोग जो लोग बिजनेसमैन हैं वो जब तक इस सियासत पे काबिज हैं, ये मुल्क आज़ाद नहीं हो सकता, ये सियासत आज़ाद नहीं हो सकती। ये लोग करोड़ों खर्च करते हैं और हमें कहते हैं, और हम बेवकूफ़ भी हैं भाई। हम जब इलेक्शन आता है तो कहा जाता है कि साहब पजारों लेके खान साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, वोट मैं किसको दूं? और उसी 5 साल उसको गाली देते हैं और 5 साल फिर उसको वोट देते हैं। तो दोस्तों, जब तक हम खुद भी नहीं बदलेंगे, हमें खुद भी बदलना पड़ेगा। और जब तक हम सिंधी हारी को, पंजाबी मजदूर को, सूबा सरहद के मजदूर को और बलोच मजदूर को अपने साथ नहीं मिलाएंगे तो उस वक्त तक इस मुल्क में इनकलाब नहीं आ सकता। वो भी पीछे हुए हैं, वो भी ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। वरना मैंने एक तो किताब मेरी अभी परसों चौथ आ जाएगी, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इनकलाब मुस्तफ़ा है जी, और तरीक़ा इनकलाब, उसमें तरीक़ा इनकलाब लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी किताब मैंने 350 सफ़हात पर, जो मेरी 30 साल की मेहनत है, वो है बानियान नक्शे खूने बानियान पाकिस्तान। उसमें मैंने तमाम हालात जो है यहाँ तक के मैंने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 300 सफ़हात में लिखे हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, अपना एक मुताले का ज़ौक़ पैदा कीजिए और अपने अंदर टच और यूनिटी पैदा कीजिए। जब तक हम लोग इन लोगों को सलाम करते रहेंगे, तारों को देखकर सलाम करते रहेंगे, उस वक्त तक हम आज़ाद नहीं होंगे। आज़ान हो रही है, बस इसी पे जो है आप दुआ करते हैं ये आज़ान हो जाए तो फिर राव साहब मुख्तसर थोड़ी बताएं। राव, अच्छा, अब आप हवाले दिल कह ले, फिर ये मौका मिले ना मिले, मैं चंद अपने गज़ल के शेर जो है ना आप लोगों के शेयर कर